बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मेरी तरह वो लोग जो इंतखाबी सियासत को कवर करते हैं, इलेक्शंस को कवर करते हैं, उनके लिए हमेशा ये बात बड़ी दिलचस्पी का बायस होती है कि इस मरतबा कांटेदार हल्के कौन से हैं, कौन किसके मद्दे मुकाबले है, कौन किसके सामने आ गया है। और हमेशा ही मैं देखता हूँ कि 50-60 हल्के तो ऐसे निकलते हैं जो बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जहाँ पर मुकाबले बहुत सख्त होते हैं। दिलचस्प मुकाबले भी होते हैं, कांटेदार भी होते हैं, तगड़े भी होते हैं, जो भी नाम हो आप उसको दें। और वहाँ पर जाकर सर्वेज होते हैं, वहाँ पर जाकर उसको कवर किया जाता है। पहली बात तो यह है कि आज वैसे पैमरा ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि जनाब ये जो सर्वेज चला रहे हैं ना, इन पर पाबंदी लगाएं, इनके शोज़ बंद किए जाएं। ये सर्वे क्यों चला रहे हैं? यानी आप देखते हैं कि हबीब अकरम हो गए या हमारे दोस्त अकबर बाजवा हो गए या और लोग हैं जो हल्कों में जाते हैं, सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद आखिर में एक नतीजा जारी करते हैं कि जी इतने % लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, इतने % नून लीग को कर रहे हैं, इतने % पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं। उसके नतीजे में हम देखते ही हैं कि जब ग्राफ बना होता है तो 70% पीटीआई आ रही है, 30% पीएमएलएन आ रही है। तो उससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था नून लीग को, और जाहिर है नून लीग उस पर बेचैन थी। लेकिन बहरहाल नून लीग की बेचैनी है तो ये समझनी है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों खत लिखा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के समझता है कि उसके इलेक्शन एक्ट में एक ऐसी चीज़ मौजूद है कि जी ये सर्वे जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन ये हमेशा से होते हैं और पूरी दुनिया में होते हैं। तो बहरहाल पाबंदी लगा दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को खत लिखा है कि जी ऑनर नहीं जा सकते, ऐसे जो सर्वे हैं वो ऑनर नहीं जा सकते। चलें, ये तो अपनी जगह पर एक बात है, लेकिन मैं बात कर रहा था कांटेदार मुकाबलों की। अब वो जो 50, 60, 70 हल्कों पे कांटेदार मुकाबले हुआ करते थे, तो इतने तो पीटीआई के जो बड़े बड़े नाम हैं उनके चूंकि कागजात मुस्तरद हो गए हैं, तो अब वो बड़े बड़े हल्के या कांटेदार मुकाबले तो बचे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने सर्च किया, तलाश किया कि कौन से मुकाबले ऐसे बनते हैं जहां पर हमें दिलचस्प पहलू देखने को मिल सकता है, कांटेदार हल्के मिल सकते हैं। तो उसमें देखिए ज़्यादातर तो वो हल्के बनेंगे, और ये 8-10 हैं, ज़्यादा नहीं है। ये वो बनेंगे जहां से तहरीक-ए-इंसाफ के कागजात के लोगों के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। एक दो नाम तो ऐसे हैरानकुन भी हैं कि जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ के कागजात मुस्तरद नहीं हुए, तो मैं बड़ा हैरान हूं कि क्यों नहीं हुए। वो कौन सा है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। लेकिन देखिए मेरे हाथ में NA-47 इस्लामाबाद है, NA-46, 47, 48 इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। तो एक हल्का ऐसा है जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात मंजूर हो गए हैं, और वो हैं बाबर अवान साहब का हल्का 47 बाबर अवान। हालांकि शोएब शाहीन ने भी कागजात जमा कराए थे, शोएब शाहीन के मंजूर नहीं हुए, लेकिन इनके हो गए हैं। बाबर अवान के कागजात बहरहाल मंजूर हो गए हैं। अब बाबर अवान के मुकाबले में कौन आएगा, ये दिलचस्प पहलू है कि बाबर अवान के मुकाबले में इलेक्शन नून लीग किसको उतारेगी। तो देखिए इसमें जो जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं वो तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हैं, उनमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी हैं जो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, अब आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उसमें नून लीग से शेख अंसर अजीज़ भी हैं और चौधरी रिफत जावेद भी हैं। चौधरी रिफत जावेद ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के करीबी अजीज़ हैं। और इसी हल्के से ज़ीशान नकवी ने भी कागजात जमा कराए हैं, लेकिन ज़ीशान नकवी ने 46 से भी कराए हुए हैं। अंजुम अकील वाली सीट से तो वहाँ पर वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो पहले नंबर पर है। अब यहाँ पर जो मुझे लगता है कि बाबर अवान के मुकाबले में मुस्तफ़ा नवाज खोखर तो होंगे ही, लेकिन उसके मुकाबले में शेख अंसर अजीज़ या चौधरी रिफत जावेद, जिसमें से मुझे लगता है कि चौधरी रिफत जावेद के ज़्यादा चांस हैं, उनको टिकट मिल सकता है। तो बाबर अवान का मुकाबला नून लीग के उम्मीदवार के साथ होगा और साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी होंगे, तो इसलिए ये हल्का मुझे काफ़ी दिलचस्पी का हामिल लग रहा है। दूसरा NA-128 है। यहाँ पर मुस्लिम नून से तो हाफिज़ नोमान है, मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सलमान अकरम राजा के कागजात भी मंजूर हो गए हैं और शफकत महमूद के कागजात भी मंजूर हो गए हैं। शफकत महमूद को आम हालात में अगर इलेक्शन हो रहे होते तो शायद तहरीक-ए-इंसाफ टिकट ही ना देती, लेकिन इन हालात में शायद यहाँ पर शफकत महमूद को टिकट दे दे और सलमान राजा साहब को दूसरे हल्के से दे दे। लेकिन देखना पड़ेगा कि तहरीक-ए-इंसाफ का फैसला क्या होता है। जो भी हो, बहरहाल अगर सलमान राजा हों या शफकत महमूद हों, दोनों में से किसी के पास भी पीटीआई का टिकट अगर मौजूद होगा और वो हाफिज़ नोमान के मुकाबले में इलेक्शन में उतरेंगे, तो वो यकीनन पीटीआई का निशान रखने वाला बंदा, बल्ला रखने वाला जो उम्मीदवार है, वो उसको काफ़ी लाहौर में इस सीट पर हाफिज़ नोमान के मुकाबले में काफ़ी एज होगा। हालांकि हाफिज़ नोमान भी नून लीग के कोई हल्के उम्मीदवार नहीं है। और यहीं पर लियाकत बलोच ने भी कराया हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लियाकत बलोच उस तरह से मुकाबले में आएंगे। इसी तरह से NA-122 है, यहाँ पर भी सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात मंजूर हुए हैं, और यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक के कागजात भी ज़ाहिर है मंजूर हुए में हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला सरदार लतीफ़ खोसा के साथ होने की तवक्को है, और यहाँ अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी कागजात जमा करा रखे हैं। तो यहाँ पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के पास चॉइसेस हैं
कि अजहर सिद्दीक के कागजात भी मंजूर हो गए हैं, सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात भी मंजूर हो गए हैं, तो किसको टिकट इस हल्के से मिलता है? जिसको भी मिलेगा ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ उसका एक तगड़ा मुकाबला होगा। मैं समझता हूँ कि अजहर सिद्दीक भी तगड़े उम्मीदवार हैं, सरदार लतीफ़ खोसा भी तगड़े उम्मीदवार हैं, तो ये भी कांटेदार हल्कों में शामिल हो गया है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको मुल्तान ले जाऊँ, वापस फिर लाहौर आते हैं, तो मुल्तान में मलिक आमिर डोगर के कागजात मंजूर हो गए हैं। आमिर डोगर तहरीक इंसाफ के जो है वो चीफ विप रहे हैं और सीनियर लीडरशिप में से हैं, उनके कागजात का मंजूर होना हैरान कुन भी है। लेकिन दूसरी तरफ इस हल्के में और बड़े बड़े नाम हैं। मसलन एक तो जहांगीर तरीन है, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो IPP से हैं, और जावेद हाशमी साहब ने भी कागजात जमा कराए हैं, नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, और शेख मोहम्मद तारिक ने भी टिकट कागजात जमा कराए हैं और वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। अब अगर तो इस हल्के में जहांगीर तरीन के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर यह मुकाबला आमिर डोगर और जहांगीर तरीन के दरमियान होगा और बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन अगर नून लीग की सीट एडजस्टमेंट नहीं होती और नून लीग किसी एक को टिकट देती है, जावेद हाशमी को या शेख मोहम्मद तारिक को, तो फिर भी ये हल्का बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उसमें फिर आमिर डोगर भी होंगे, जहांगीर तरीन भी होंगे और नून लीग का उम्मीदवार भी होगा, तो फिर भी ये हल्का बहुत दिलचस्प हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप वापस लाहौर आएँ NA 117 में, जहाँ अलीम खान उम्मीदवार हैं, अब यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही है। क्या अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट होती है या नहीं होती? तो अगर यहाँ पर अलीम खान के साथ IPP के अलीम खान के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर यहाँ से जो दूसरे उम्मीदवार हैं, सरदार अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़, अली परवेज़ मलिक, फिर ये तीनों इस हल्के से फारिग हो जाएंगे और अब्दुल अलीम खान ही यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, नून लीग का उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन अगर अलीम खान को टिकट मिलता है, सॉरी टिकट तो नहीं, लेकिन अलीम खान फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उनके मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है, तो फिर सरदार अयाज सादिक, सॉरी अगर अलीम खान के मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो फिर सरदार अयाज सादिक, अली परवेज़ मलिक, अता तारड़, नून लीग को सोचना पड़ेगा कि कौन होगा। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा चांस इस बात का है कि अलीम खान के मुकाबले में नून लीग उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। 118 बहुत दिलचस्प है और मेरे लिए इसलिए भी हैरत का बायस है कि आलिया हमज़ा को यहाँ से कागजात मंजूर कर लिया गया। आलिया हमज़ा 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन पर इल्ज़ामात हैं और वो उन इल्ज़ामात का अदालतों में सामना कर रही हैं, वो कैद काट रही हैं, उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हो रही। उनके साथ सनम जावेद के कागजात मंजूर नहीं हुए, लेकिन आलिया हमज़ा के मंजूर हो गए और यहाँ पर मुकाबला हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आलिया के कागजात का मंजूर होना कहीं हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ साजिश तो नहीं हो रही है? ये ज़रा देखना पड़ेगा कि क्योंकि नून लीग में एक मरियम नवाज़ ग्रुप भी है और वो भी अपना असर रसूख बहरहाल रखती हैं इंतज़ामिया के ऊपर और एग्जेक्टिव के ऊपर, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमज़ा के मुकाबले में आलिया हमज़ा के कागजात मंजूर हो जाने का मतलब ही ये हो कि हमज़ा के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाए। तो ये बहरहाल देखना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ NA 127 है, ये हल्का बहुत दिलचस्प हो गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ से सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात मंजूर हुए में, दूसरा यहाँ से अता तारड़ साहब को टिकट मिलने का इम्कान है, तीसरा यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी इलेक्शन में आ चुके हुए हैं, चौथा सरदार लतीफ़ खोसा अगर किसी और हल्के में जाते हैं तो उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा जो हैं वो भी यहाँ से उनके कागजात भी मंजूर हुए हैं, और खुर्रम लतीफ़ खोसा जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आज उनके बारे में अली बाकर नजफी साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने ऑर्डर भी दिया है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। आज इस पर फैसला महफूज किया गया था। सरदार लतीफ़ खोसा खुद मौजूद थे, एतजाज़ एहसन अदालत में मौजूद थे। अली बाकर नजफी ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और फिर फैसला सुनाया कि इनको मंजर आम पर लाया जाए या इनको रिहा किया जाए, खुर्रम लतीफ़ खोसा जो इनके साहबजादे हैं सरदार लतीफ़ खोसा के। तो बहरहाल ये दिलचस्प हल्का इनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से भी है, अता तारड़ की वजह से भी है और लतीफ़ खोसा या उनके साहबजादे की वजह से भी है। तो या तो सरदार लतीफ़ खोसा दूसरे हल्के में चले गए तो खुर्रम लतीफ़ खोसा लड़ेंगे। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का कौन आता है, लेकिन बहरहाल हल्का दिलचस्प हो गया है। इसी तरह से NA 119 है, यहाँ से मरियम नवाज़ लड़ रही हैं, मरियम नवाज़ लड़ेंगी और यहाँ से कागजात अब्दुल अलीम खान ने भी जमा कराए हुए हैं, यहाँ से अली परवेज़ मलिक ने भी कराए हुए हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक ने भी कराए हुए हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी कराए हुए हैं। लेकिन अगर मरियम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला करती हैं तो फिर उनके मुकाबले में ऐसा लगता है ना अलीम खान होंगे, फिर डील हो जाएगी, फिर उनको 117 में जगह दी जाएगी, फिर मरियम के लिए यहाँ पर रास्ता पैदा किया जाएगा। लेकिन देखना है कि अलीम खान का फ़ैसला क्या होता है।
120 से भी मरीम नवाज़ लड़ रही हैं, जहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी जमा कराए हुए हैं, सरदार अयाज सादिक ने भी जमा कराए हुए हैं, अता तारड़ ने भी कराए हुए हैं, समीना खालिद घुरकी भी हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी कागज़ जमा कराए हुए हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी हैं, इन्होंने भी कागज़ जमा कराए हैं, सुहेल शौकत भट्ट ने भी कागज़ जमा कराए हुए हैं, बल्कि इन सब के मंजूर हुए हैं। मैं जितने भी लोगों की बात कर रहा हूँ ये सारे वो लोग हैं जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, तो इनके कागजात भी मंजूर हुए हैं। तो अब देखना यह है कि मरीम नवाज़ 119 से लड़ती हैं, 120 से लड़ती हैं, उनके फैसले से बेसिकली ये पूरा मंजरनामा वाज़े होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये हल्के मेरा ख्याल है दिलचस्पी का हामिल हो गए हैं। शहबाज शरीफ वाला हल्का या नवाज शरीफ वाला, इसलिए दिलचस्पी मुझे उसमें इतनी ज़्यादा नहीं लग रही क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, हमाद अज़हर के भी मुस्तरद हो चुके हैं, इधर से यास्मीन राशिद के भी मुस्तरद हो चुके हैं, शहबाज शरीफ के मुकाबले करने वाले लोग हैं उनके भी मुस्तरद हो चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक सूरत हाल ये बन रही है। तो पंजाब और पंजाब के कुछ हल्के और एक इस्लामाबाद का हल्का मैंने आपके सामने रखा है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बहरहाल कुछ हल्के ऐसे मौजूद हैं अभी भी। वैसे तो इम्कान इस बात का है कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास मामला जाएंगे और एपलेट जो कोर्ट्स हैं वो जब फैसला करेंगी तो मुझे लगता है कि शायद जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं उनमें से कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो शायद वापस आने में कामयाब हो जाएं। वैसे भी अदालतों में बड़े इंपॉर्टेंट केस लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला भी सुना जा रहा है, अगरचे वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब खुद सुन रहे हैं, अतर मन्नल्लाह साहब को उस बेंच में नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो ये फैसला नहीं दे सकते कि वो कहें कि हाँ अगर कागजात छीने गए हैं तो खुद हिफाजत करनी थी ना, ठीक है फिर छीने गए हैं तो छीने गए, ये तो वो नहीं कह सकते। तो क्या होगा ये सूरत हाल हमें 1-2 दिन में वाज़े होकर पता चलेगी। बहरहाल 10 तारीख तक देखना होगा क्योंकि 10 जनवरी तक पता चलेगा कि किस किस के जो एतराज़ात हैं या किस की अपीलें हैं वो मंजूर हो गई हैं और किस को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तो हो सकता है कि इन नामों में और भी अहम नामों का इजाफा हो जाए, उसके बाद सूरत हाल फिर मज़ीद दिलचस्प हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें मशरूत हैं उस सूरत हाल के साथ कि जब इलेक्शन हो, क्योंकि हमारे दोस्त सिद्दीक जान तो अभी तक अड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने हैं और उनकी बात बेबुनियाद भी नहीं है, उनके पास अपने कुछ आर्गूमेंट से लॉजिक हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये बात नहीं कहूँगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी, जब तक कि इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगी, जब तक कि कोई और इदारा नहीं कहेगा। मैं कहूँगा कि हाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए, मैं ये कहूँगा। लेकिन बहरहाल अभी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है इलेक्शन के नकात के वजह से। 35 दिन रह गए हैं और अभी तक ना ढोल ढमक्का है, ना कैंपेन है, ना उस तरह से कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, ना इलेक्शन का माहौल बना है, ना कोई इलेक्शन का शोर शराबा है, ना कोई हवा चली है। तो ये कैसे फीके इलेक्शन हो रहे हैं? तो देखना यह है कि 8 फरवरी को ही हो रहे हैं या इसको आगे पीछे करना पड़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।